जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट आधुनिक बिहार के इतिहास को एडिटोरिया तथ्य संग्रह से। अगर आप कम टाइम में रिविजन करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इससे वेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लासेस का। वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक करके हम लोग सभी बिहार स्पेशल को रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आधुनिक बिहार को पढ़ने के लिए कुल 5 पार्ट में बांटा गया है। यूरोपियों का आगमन, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक को हम लोग बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। क्या क्या प्राप्त करते थे, तो आपको ध्यान देना है। पुर्तगाली यहाँ से यानी कि बिहार से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन और मसाले प्राप्त करते थे। पटना से नाव द्वारा व्यापार के लिए आते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, जो अभी करेंट में है, डस्सू ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डस्सू की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। ठीक है, क्या चीज में थी, तो सूती वस्त्र और सोरा उनका मुख्य व्यापार का साधन था डस्सू का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1921 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी, तो आपको ध्यान रखना है। 1651 ईस्वी में वास्तविक सफलता मिली थी। 1921 में शुरू किए थे, लेकिन बंद हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज यात्री पीटर मूडी 1632 में बिहार आया था। ये बहुत बार पूछा गया है, पीटर मूडी कब आया था। अंग्रेज यात्री 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी की बात करते हैं, ये 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। मुगल शासक फारुखसियर 1713 से 19 तक कार्यकाल था। उसने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। देखिए, अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। ठीक है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 23 जून 1757, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी कहाँ पर है, तो ये बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुआ था। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया, इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला था। ठीक है, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई थी।
12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी यानी कि लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा था, हार की वजह से। ठीक है। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया था। तो दीवान किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखना है, सीताब राय को कंपनी का दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अनागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। ठीक है। गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्टिन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। 1784 डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया है पिछले एग्जाम में। चलिए देखते हैं जनजातीय विद्रोह। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे बिहार स्पेशल हो या फिर भारत के संदर्भ में आप पढ़ते हैं। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तमाड़ विद्रोह, इसका डेट है 1789 से 94 ईस्वी, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह की बात करें तो इसको ध्यान रखना है 1800 से 1802 के बीच हुआ था, प्लामू वाले क्षेत्र में। नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह, याद रखिएगा। ठीक है। विद्रोह का डेट, क्षेत्र और ये नेतृत्वकर्ता आपको ध्यान रखना है। हो विद्रोह 1820 से 21 में सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच छोटा नागपुर में बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 1855-56 में संथाल परगना में हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। सरदारी विद्रोह की बात करें तो 1858 से 95 में छोटा नागपुर सिंहभूम में हुआ था। मुंडा विद्रोह आप सभी को पता है, बिरसा मुंडा के द्वारा इस छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में 1895 से 1900 के बीच में। ताना भगत विद्रोह, ध्यान रखिएगा, 1813-14 के बीच में। गुमला जतरा भगत इसके नेतृत्व करते थे। संथाल विद्रोह, चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एकोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विद्रोह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दीकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि से संबंधित था। ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद एवं भैरव के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। भले ही असफल रहा था, लेकिन मान्यता दी गई थी। क्या मान्यता दी गई थी? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 को मान्यता दी गई थी। संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता आपको ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, खूट-कड़ी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, आप सभी को पता है। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एक ईश्वरवाद का उपदेश भी दिए थे। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी पूछा गया था, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कड़ी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। चलिए देखते हैं। वहाबी आंदोलन, ये 1857 के पहले हुआ था। देखिए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अली
अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व प्रदान किया। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। अरब क्षेत्र में वैसे हुआ था, ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सीतवा पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना बिहार से धन एवं स्वयंसेवकों को सीतना भेजा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन कौन? इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन, तीनों में अली लगा है, एक में हुसैन लगा है। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को दबा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नूनिया विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1717 से 1820 के बीच हुआ था। सोरा उत्पादन वर्ग नूनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। तो ये जगह आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से क्षेत्र थे सोरा उत्पादन के लिए? मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई। इसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया, अतः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह, देखिए 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। 1857 की क्रांति के ठीक 1 साल पहले हुआ था। देखिए मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा ये किया गया था। कहाँ के कैदियों द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा। ये जितने भी ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया और 1856 ईस्वी के विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था, ठीक है। ये लोटा इसलिए नाम पड़ा है लोटा का विद्रोह। 1857 की क्रांति और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। कौन मारे गए थे? तो लेस्ली और ग्रांट का नाम ध्यान रखना है। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व तो 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयस मारा गया, परंतु कश्मीर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। पीर अली के साथ ही सहित मतलब 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को आरंभ किया था। तो देखिए आपको पटना के कौन नेतृत्व कर रहा था? तो पीर अली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारे राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुआ 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। तो जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? बाबू वीर कुंवर सिंह। ये बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 400 सैनिकों के साथ विद्रोह आरंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किए थे तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया था। ये भी पूछा गया है, डनवर मारा गया था आरा में संघर्ष करते हुए। लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा था। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे थे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया था, ठीक है।
आजमगढ़ के राजा ने उन्हें मदद दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 1857 को कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था। देखिए इनके साथ कौन लड़ रहा था, तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लड़ रही थी। तो ली ग्रांट का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो, ये शब्द उन्होंने बोला था। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो देखिए यहाँ पर इनके मृत्यु का डेट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरि किशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिए थे। ठीक है, अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था। ठीक है, दंडित किया गया था इन्हें। कांग्रेस की स्थापना और बिहार के संदर्भ में देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में एओ हिम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। 72 प्रतिनिधि में कोई बिहार से शामिल नहीं हुआ था प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता में। ठीक है, कौन किए थे, तो WC बनर्जी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार से 31 प्रतिनिधि दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और ये आपको चार्ट ध्यान रखना है, बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। तो देखिए कुल 2 अधिवेशन हुए थे। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। RN मुधोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 37वां अधिवेशन की बात करें तो 1922 ईस्वी में गया में चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, 54वां अधिवेशन ये 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम इनकी अध्यक्षता किए थे इस अधिवेशन की, जो कि 54वें नंबर का था। 27वां 1912 बांकीपुर पटना, ध्यान रखिएगा। 37वां अधिवेशन 1922 गया में हुआ था, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण बिहार में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। विद्रोह को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में। विरोध को सशक्त बनाने के लिए कौन सा विद्रोह, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 दिसंबर 1905 को, इसी को ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का डेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के विरोध में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, ताकि विरोध मजबूत बने। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया, आप सभी को पता है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री बम कांड में उनकी मृत्यु होगी। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले थे। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। तो इनका डेट याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं फांसी देने वाले क्रांतिकारी में। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। होम रूल आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए 1916 ईस्वी में इन्हीं बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक
के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। डेट ध्यान रखिएगा 1916 में, ठीक है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवर्ती शाह एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनी बेसेंट। पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। कब आई थी? पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1917 में, आप सभी को पता है। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्टे प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्टे में से 3 कट्टे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरा हुआ गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो ये किस गांव के थे, ये भी ध्यान रखिएगा, मुरली भरा हुआ गांव के थे। लखनऊ अधिवेशन में बात हुई थी, ठीक है। इस पर ध्यान दिलाया गया था कांग्रेस को। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किए थे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेबी विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुमोदन किया। चंपारण के जिले मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने स्वतंत्र जांच पर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी थी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जाँच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके सदस्य थे। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्टे प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। 2 बार इसको आप वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण सिंह आदि शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसान सभा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी, नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1828 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बीहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुई। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुई थी, ठीक है। दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुई थी। तीसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुई थी। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन
हुआ था। और इसके सचिव की बात करें तो ध्यान रखिएगा NG रंगा थे। ठीक है, 11 अप्रैल 1937 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन याद रखिएगा प्रथम सोनपुर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्षता। द्वितीय की बात करें तो गया में हुआ था 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन। और तृतीय हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद। तो ये इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की। तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखना है। प्रमुख किसान नेता हैं यदु नंदन शर्मा, ये गया क्षेत्र से संबंधित। यमुना करई दरभंगा सारण। राहुल संकृत्यायन अनवारी अंबारी सीवान से। कार्यानंद की बात करें तो मुंगेर बड़हिया ताल से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन और बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 23 ईस्वी तक चला था। नवंबर 1980 में पटना में हसन इनाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन और बिहार। तो देखिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था, इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी डाउडी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया था। कब आगमन हुआ था पटना में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का? 22 दिसंबर 1921 को। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में पटना के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह प्रमुख नेता थे, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार, तो चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था।
राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विद्रोह किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किए। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र दे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अबुल बारी, जोगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी को बनाकर किया गया था। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 अप्रैल को चंपारण से शुरू हुआ था, चंपारण और सारण से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़तालें शुरू की। नेक्स्ट बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि 1937 में हुआ था, चलिए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए थे। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर लिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रधानमंत्री, तब को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। यूनुस थे। ठीक है, 1937 में ये चुने गए थे। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1942 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को
कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है गिरफ्तार करके इन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1956 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। कहाँ किया गया था, तो नेपाल में। ये भी पूछा गया प्रश्न है BPSC में। नेक्स्ट बात करते हैं आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भागने के लिए और आजाद दस्ता का गठन किए थे। ठीक है, कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर भागे थे। ठीक है, दीपावली की रात 9 नवंबर 1942 को 5 साथियों समेत भाग निकले थे। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, जोगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आजाद दस्ता के रेडियो प्रसारण का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में, ध्यान रखिएगा, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये गोलियों का शिकार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉज था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। इससे पहले पटना लॉज नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 मारे गए थे। तो ये डेटा इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। पृथक बिहार राज्य का गठन, तो देखिए पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई थी। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली थे। बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। देखिए
1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि शामिल थी। नेक्स्ट बात करते हैं आशा सहाय। देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुई थी आशा सहाय। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार की महिलाओं में, ठीक है। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। राजा साहब के द्वारा 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विद्यालय परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किए थे। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1000 से 600 ईस्वी पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म। 540 में महावीर स्वामी का जन्म। 483 में महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का। 468 में महावीर स्वामी का निधन। 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। 55 में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईस्वी पूर्व नंद वंश की स्थापना। 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 321 ध्यान रखिएगा। 261 की बात करें तो कलिंग युद्ध। 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक सन्वत प्रारंभ। 320 में गुप्त सन्वत प्रारंभ। 635 ईस्वी में हिमसांग की बिहार यात्रा। तो ध्यान रखिएगा 673 ईस्वी में इत सिंह की बिहार यात्रा। 750 में पाल वंश की स्थापना। 1198 बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का पर अभियान। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान और 1359 से 60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 504 ईस्वी में सिकंदर लोधी का बिहार अभियान। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा का युद्ध में शेरशाह की जीत। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। PDF दे देंगे, आप रिविजन कर लीजिएगा। 1540 ईस्वी में कनौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1545 में। और 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन भी हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1576 में अकबर का बिहार विजय। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। 1632 ईस्वी में पीटर मोडी की बिहार यात्रा। डस्सू के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई थी। 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1666 ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना में हुआ था। 1617 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1699 में 66 में जन्म और 99 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1713 ईस्वी फर्रुखसिंह का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला था और 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। 1757 में
प्लासी का युद्ध 1764 में, बक्सर का युद्ध 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1770 में, बिहार में भीषण अकाल 1784 में, गोलघर का निर्माण 1821 में, बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ 1855 के बीच संथाल विद्रोह, ठीक है। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1857 में देवघर में, बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार, 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल 1874 में अकाल पड़ा था। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेव सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 के बीच पिरसा आंदोलन, और 1906 की बात करें तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, तो ध्यान रखना है। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा, ध्यान रखिएगा। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, और 1914 में ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ देखिए, आपको पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात होगी तो 1916 ही ध्यान रखना है, और विश्वविद्यालय 1917 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान सभा। तो दो चीज़ याद रखिए, और जलियांवाला बाग, ये तीन चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन तभी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान सभा। तो तीनों ये एक साथ याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन, मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना, और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी, और 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हुए थे। सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, पटना में हुआ था। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपचारिक औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार का भूगोल रिवीजन करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के इतिहास के बाद बिहार भूगोल का सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा, बिहार भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। CET BPSC एग्जाम को टारगेट करके भी सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा चैनल से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।